आदाब नाज़रीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज बात करेंगे ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी से मुकाबला जाहिर है। ममता के अज़ाइम कांग्रेस के लिए बाइस तशवीश है। कांग्रेस पहले ही हाशिए पर पड़ी है और उसे तंजीमी सतह और क़यादत के महाज पर चैलेंज का सामना है। मौजूदा सियासी पस मंजर में ओपोजिशन का सिर्फ एक हदफ है, वो बीजेपी को इक़्तिदार से हटाना है। मकसद एक है जिसके लिए ओपोजिशन के बीच इत्तेहाद जरूरी है, लेकिन ओपोजिशन एकजुट नजर नहीं आ रही है। इसका वाज़ेह सबूत पार्लियामेंट का सरमाई इजलास है। राज्यसभा अरकान की मौतली पर तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह कांग्रेस से दूरी इख्तियार किए हुए है, वो ओपोजिशन के मुबैना इत्तेहाद की पोल खोलती है। आम इंतखाबात से ओपोजिशन के मुबैना इत्तेहाद के अभी और भी कई इम्तहान होंगे। इन इंतखाबात में यूपी असेंबली इंतखाबात पर सबकी निगाहें रहेंगी। असेंबली इंतखाबात और आम इंतखाबात का मवाजना ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों के अवामिल अलग होते हैं। कौमी सतह पर कांग्रेस के बगैर कोई महाज काबिल फहम, काबिल अमल और मुस्तहकम होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे माहौल में जब ओपोजिशन जमातें बज़ाहिर मुतहिद नजर नहीं आ रही, तो ये सवाल उठता है कि क्या वो मजबूत क़यादत बड़ी तादाद में कैडर रखने वाली बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। इस वक्त हमारे साथ एनसीपी लीडर बृजमोहन श्रीवास्तव साहब, साथ ही साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन अली दारूवाला साहब, टीएमसी लीडर खालिद इबादुल्लाह साहब जुड़ चुके हैं। तीनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले खालिद इबादुल्लाह साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, काफी कोशिशें की जा रही है, ममता बनर्जी की कोशिश है कि ओपोजिशन एकजुट हो जाए, मुंबई के दौरे पर है इसी कोशिश के चलते हुए, लेकिन बिना कांग्रेस के ये कोशिश कैसे पूरी होगी और किस हद तक फिर पूरी हो पाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये 2021 में ही ममता बनर्जी ने पूरे अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं कर रही, ये 2019 से चल रहा है उनका। ये मैं समझता हूं कि दौरा हर जगह पे आपने देखा होगा। 2019 में कलकत्ता शहर में कई लाखों की तादाद में लोग आए, लगभग 21 पार्टियों का यहाँ पे जमघट्टा था स्टेज पे, सारे लोग यहाँ पे आए थे। तो वो कोशिश कर रही है इकट्ठा करने की नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये महाज। लेकिन आपने कहा कि गैर कांग्रेसियों के साथ इकट्ठा करने के लिए, देखिए आज के दिनों में ममता बनर्जी विपक्ष की, अपोजिशन की अगर कोई चेहरा है तो ममता बनर्जी का सीधा और साफ नजर आता है पूरे हिंदुस्तान में। आपने देखा होगा कि मेघालय में ममता बनर्जी को देखकर 12 एमएलए कांग्रेस से टूटकर चले आए। आपने देखा होगा कि त्रिपुरा का इलेक्शन में पूरे कांग्रेस जो वोटर थे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर लगभग 20% सेकंड नंबर ऑफ द वोट्स तृणमूल कांग्रेस को मिली है। हर जगह पे आपने लेकिन हार का सामना त्रिपुरा में देखने को मिला, बीजेपी को फिर भी शानदार जीत हासिल हुई। देखिए, ये तो पहला पड़ाव था कि एक बार में जाकर वहां पे 20% वोट हासिल करना बहुत बड़ी बात है, और एक सीट भी मिला। ऐसा नहीं कि 0 सीट कांग्रेस की तरह है, ये एक सीट भी मिला है और 20% वोट लगभग मिल चुकी है। अब आने वाले पड़ाव में मैं समझता हूँ 12-15% वोट अगर तृणमूल कांग्रेस को आती है तो त्रिपुरा में सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं आपको भी देखने को मिल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष के लिए अपोजिशन का अगर चेहरा नजर आने लगा है तो ममता बनर्जी है। और क्यों नहीं, ममता बनर्जी खुले तौर पर भारतीय जनता और भारतीय जनता के पूरी टीम से लड़ाई लड़ी है। 2021 में आपने देखा कि बंगाल के इलेक्शन में पूरे भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैबिनेट, पूरे उसकी टीम यहाँ उतर आई थी। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी के मुख पैरों तले जिस तरह से मुखी खानी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, वो पूरा हिंदुस्तान देखा है। अब अगर हिंदुस्तान, भारत में ये कहने को फिर से कहा जाएगा कि ममता बनर्जी इकट्ठा कर रही है, नहीं, ममता बनर्जी इकट्ठा नहीं कर रही है। पूरे हिंदुस्तान के अवाम और पूरे हिंदुस्तान के लीडरशिप ममता बनर्जी को एक्सेप्ट करके वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तुम आगे आओ और तुम्हारी लीडरशिप में पूरे भारत के 2024 में सरकार बननी चाहिए।
ये पूरे अपोजिशन की चाहत है, ये पूरी भारत के वोटरों की चाहत है। बृजमोहन श्रीवास्तव साहब, क्या तमाम ऑपोजिशन पार्टियां ये चाहती हैं कि ममता बनर्जी ही ऑपोजिशन की लीडर हो, उनकी ही सरबराही में, लीडरशिप में ऑपोजिशन आने वाले चुनाव में आगे बढ़े? महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, कांग्रेस के साथ सरकार है, और कांग्रेस का तो यही मानना है, जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, कि ऑपोजिशन आगे जाएगी तो लीडरशिप कांग्रेस की होगी। क्या ऐसे में आपकी पार्टी ममता बनर्जी को ऑपोजिशन के लीडर के तौर पर देखती हैं? कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता शरद पवार साहब के और आदरणीय ममता बनर्जी साहब के आज से नहीं, बहुत पुराने संबंध है। अभी खालिद भाई 2019 का जिक्र कर रहे थे, इत्तेफाक से मैं भी उस दिन वहां था उस मीटिंग में, तो मैंने देखा था कि जिस प्रकार से सारे राजनीतिक दलों ने इकट्ठे होकर वहां पर आदरणीय ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक बहुत बेहतरीन आयोजन किया था, ऐसा कहा जाता है उसको करीब 12 से 15 लाख लोग इकट्ठे हुए थे उस रैली में। तो ये बात सच है कि आदरणीय ममता बनर्जी साहब के साथ सभी राजनीतिक दलों के, जिसपे कि हमारी अपनी पार्टी भी है, बहुत बेहतर रिलेशन है। लेकिन आज अभी यह कहना कि सारे राजनीतिक दल ममता जी को एक नेता के रूप में स्वीकार करेंगे, अभी बहुत शायद जल्दी होगी, क्योंकि अभी आदरणीय ममता जी तो स्वयं लोगों से संपर्क करके उनका मन टटोलने का काम कर रही है। जहां तक बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और टीएमसी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और उस समय उन्होंने हमको कुछ सीटें भी दी थी। तो हमारी अपनी पार्टी की जो ममता जी के साथ जो अलायंस है या जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतर है। अभी ममता जी पूरे देश के नेताओं को धन्यवाद दे रही हैं अपने उनके राज्यों में जाकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई थी उसको जिस बहादुरी के साथ टीएमसी ने आदरणीय ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ा है, उसको पूरे देश ने देखा। और ये बात भी सच है कि ममता जी को एक बेहतर नेता के रूप में लोगों ने स्वीकार भी किया है, ये मानकर कि वो एक ऐसी सियासी पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सकती है जो देश में बंटवारे की बात करता है, और जो इस देश में नफरत फैलाने की बात करने वाली एक सियासी पार्टी है, उसके खिलाफ वो एक सशक्त चेहरा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बात भी सच है कि बगैर कांग्रेस के एक बहुत मजबूत कोई सियासी गठबंधन इस देश में नहीं बनाया जा सकता। और आने वाले दिनों में चूंकि वो सियासी गठबंधन 2024 के चुनाव को लेकर होगा, और उसके पहले चूंकि ये विधानसभाओं के जो चुनाव होने हैं, इसमें हर राजनीतिक दल अपनी शक्ति का बढ़ावा कर सकता है, और वो लोग कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक ताकतवर दल के रूप में अपने आप को इकट्ठा कर रही है आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में। तो इसी प्रकार से अभी की जो घटनाएं हैं, इनको बहुत बिखराव और बहुत नैतफा के रूप में देखना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये राजनीतिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के बाद ही सारी चीजें सामने आती हैं। तो आप ये मानते हैं कि ममता बनर्जी ऑपोजिशन का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन बिना कांग्रेस के ये इत्तेहाद मुमकिन नहीं हो पाएगा? अली दारूवाला साहब, आप बताएं कि ऑपोजिशन का एक ही मकसद है कि बीजेपी को इक़्तिदार से हटाया जाए, लेकिन इस मकसद के तहत वो एक होना चाहते हैं, पर क्या एक होते हुए दिखाई देंगे? पहले भी ये कोशिशें हमने देखी हैं पिछले इलेक्शंस में। सलाम अलैकुम मुनज़्ज़म। इन्होंने जो कहा, इसका एक ही शब्द मैं कहना चाहता हूं, सारे आस्तीन के सांप, सारे ये देश के दुश्मन एक हो चुके हैं। मगर एक बात जानना इतना मजेदार है, यहाँ पर इनकी जो प्रवास है, ममता बनर्जी जो महाराष्ट्र आई है, ये मीटिंग जो कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर जो डिजाइन, जो फैब्रिक उन्होंने बनाया है कि राहुल गांधी जी को ये पीएम कैंडिडेट करके पोर्ट्रे करना चाहते, ये मीटिंग में उन्होंने ममता बनर्जी को इनवाइट भी नहीं किया। तो आफ्टर ये जो बैकफॉल जो बोलते, इसके जो नहीं क्या गिरते हुए इफेक्ट्स है, उसके बाद ये ममता बनर्जी जो सारे देश का प्रवास कर रही है, सारे ऑपोजिशन को एक कर रही है, मगर इसके अंदर कांग्रेस का मुझे किधर भी रोल नजर नहीं आता। मैम, कल की मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, सारी जनता को ये आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ, क्या कीर्ति आजाद, कमल त्रिपाठी, राजेश तोमर, जनता दल के पवन कुमार, मोहन देव, कम से कम 12-15 जो कांग्रेस के लोग हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, ये सारे के सारे अब टीएमसी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये टीएमसी पार्टी बनाने के लिए आई है क्या ये मैडम महाराष्ट्र में यूनाइटेड फ्रंट बनाने को आई है? ये जो डिजास्टर जो होने जा रहा है भारत में, इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये डिजास्टर के साथ ये लोग डूब जाएंगे और इनकी पार्टी खत्म हो जाएंगी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके इमर्ज होगी। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, विचारधारा की ये जो बात करते हैं, ये जो माओवादी पार्टी सीपीआईएम है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपी है, एसपी है, जेडीयू है, ये सारे लोग जिसके सारे बड़े बड़े नेता जेल में जाके बैठे हैं, हमारे दौरान नहीं मैम, कांग्रेस पार्टी के चलते हुए राज में ये लोग सारे जेल में गए। तो जो पार्टी ने इनको जेल में डाला, ये पार्टी को वो लोग बाहर रख के ये अपनी खुद का एक गठन बनाना चाहते हैं। और इंडिया की पब्लिक जो है ये सब देख रही है मैडम, क्या पावर में आने के लिए कुछ भी समीकरण ये लोग करने पर सर, इंडिया की पब्लिक ये भी तो देख रही है कि जहां पर बहस होनी चाहिए थी, जबकि कहा भी गया था बहस होगी, पर बहस होने नहीं दिया जाता, वो भी पार्लियामेंट हाउसेस में ही, वो भी तो इंडिया देख रही है। इस पर आपका जवाब चाहेंगे, लेकिन खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी खालिद साहब। बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ऐसे लोगों को टीवी में आकर जिस तरह से भाषण इन्होंने दिया, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन होकर, इन्होंने कहा कि आस्तीन का सांप और दुश्मन देश के। तो इनसे पूछिए जरा कि 2014 से पहले इनकी सरकार और इनके लोग कहां थे। ये 2014 से पहले जितने अपोजिशन लीडर और जितने अपोजिशन पार्टी थी, सरकार जो 60 साल चलाई है, ये क्या देश की दुश्मन की है? जहां पे एक सुई नहीं था, वहां पे आज पूरे दुनिया में एक नंबर पे चाहती है 2014 से पहले ही। ऐसा नहीं कि 2014 के बाद है। ऐसे ऐसे बातों को जनता देख रही है, इनको कहिए पब्लिक देख रही है। पब्लिक ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं देख रही, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा देख रही है। और ये बता देगी 2024 में कि आने वाले दिनों में इन्होंने जिस तरह से किसानों के अगेंस्ट में काम किया है, जिस तरह से गरीबी और गरीबों के अगेंस्ट में काम किया है, जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिस तरह से हवाई अड्डों को बेच रहे हैं, हवाई जहाजों को बेच रहे हैं सरकारी, इस तरह से मैं समझता हूं कि पूरे तरह से बीएसएनएल कहां नहीं बेचा। ये सरकार बनाने 60 साल में हिंदुस्तान को बनाने में यही अपोजिशन पार्टी ने सारी चीजों को अपने खून से अपने सींचा है। मैं आपके बीच में नहीं आ रहा, मैं आपके बीच में आ रहा। दारूवाला जी, मैं आपके बीच में नहीं आ रहा। आप दारूवाला जी, आप थोड़ी सी सीरियस नहीं, आप गलत बात करेंगे, मैं बैठ के नहीं सुनूंगा। नहीं, आप सुने, जरूर सुनना होगा आपको। मैं गलत बात करूंगा जब आपको गलत लगेगा, तभी गलत बात हो रही है। लेकिन सारी जो आज पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि पूरी हिंदुस्तान के लोग देख रही है, भारतीय जनता पार्टी कुछ चंद लोगों को लेकर अपनी पूरे सरकार चला रही है और पूरे भारत के लोगों को समझ रही है। यही 15-20 लोग भारत के लोग हैं, बाकी 140 करोड़ ये लोग गरीबी से मरे। पेट्रोल की कीमत कहां चले जा रही, पेट्रोल की कीमत इतनी कम हो चुकी है। खालिद जी, आपने तो ये सवाल आपके मित्र पक्ष को पूछना चाहिए। नहीं, कच्चा तेल आज भी 100 रुपए बढ़े हैं। कल समझिए पर बैरल पेट्रोल की कीमत आज इतनी गिर चुकी है कि आज के दिन में अगर कैलकुलेशन किया जाए जीएसटी को लेकर, सारी चीजों को लेकर, तो मैं समझता हूँ 30 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 से 35 रुपया। इन्होंने कहा था आपकी गवर्नमेंट पेट्रोल को जीएसटी पे लाने का प्रस्ताव भेजे प्लीज। कि आप अगर आप इतनी फिक्र करते हो खालिद जी, आप जो बकवास कर रहे हो ये मीडिया के ऊपर बैठ के, खालिद जी आप पूरी बकवास कर रहे हो। खालिद जी, फैक्ट स्पीकर तो आपको बकवास लगेगा तो मैं 100 बार फैक्ट स्पीकर रखूंगा, क्योंकि आज सरकार को चाहिए पेट्रोल की कीमत कम करे ताकि महंगाई की कम हो। बिल्कुल हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। खालिद सर 1 सेकंड, खालिद सर आप डिक्लेयर कर दो। आज $25 बैरल हो गया है, जो कि कीमत होना चाहिए 35 रुपया। ये कौन से देश से? खालिद इबादुल्ला साहब, आपने कई पॉइंट रेज किए। अली दारूवाला साहब क्या कहेंगे? कई सारे तरह के पॉइंट जो है आपके सामने खालिद इबादुल्ला साहब ने रखे हैं। मैं सिर्फ 3 के जो 3 मेन मुद्दे उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। पेट्रोल का बेशक हम रेट कम करना चाहते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। मैं इनसे नेशनल टेलीविजन पे ये मांग करता हूँ, इनकी जो प्लीज मैंने बीच में बात नहीं किया। खालिद जी अभी आपका पर्दाफाश करने जा रहा हूँ मैं, पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। खालिद जी प्लीज उठाइएगा, उठाइएगा, आपका फांस होगा। प्लीज हम लोग सरकार झूठ बोलो, रेट के बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बंद करो ये आपका पर्दा उठाइएगा तो आपकी सरकार का उठेगा। सरकार में तो कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। आप विषय को खत्म कर देते। प्लीज जी अली दारूवाला साहब बताएं। क्या
मुनज़्ज़म मैम, पेट्रोल का जो 12 रुपए डीजल, 6 रुपए पेट्रोल पे जो केंद्र सरकार ने एक्साइज कम किया, मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम लोग और भी कम करना चाहते हैं। मैं खालिद जी से ये रिक्वेस्ट, ये विनती करता हूँ, ममता बनर्जी ने प्लीज पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ला। देखो ये मुझे हमेशा ब्लॉक करते, ये मुझे ब्लॉक करते। खालिद इबादुल्लाह साहब, आपको आपकी बात रखने का मौका दिया गया। अली दारूवाला साहब को भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, देखो ये लोग बात करने नहीं देंगे क्योंकि ये सारे के सारे मिले हुए चोर हैं। मैडम प्लीज मुझे बात खत्म करने दीजिए मैम। आप अपना पॉइंट रखिए, उसके बाद हम बृजमोहन श्रीवास्तव साहब से भी इस बात पर रिएक्शन चाहेंगे। मैम मैं आपसे ये विनती करता हूं, अब ये दोनों जो प्रवक्ता है, एक राष्ट्र एनसीपी पार्टी से, एक जो तृणमूल कांग्रेस से है, मैं इनसे विनती करता हूं, आज मैं मेरे पक्ष से विनती करता हूं, जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र ये प्रस्ताव लाए, क्या ये पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं। मैं आज हमारे लीडरशिप से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज खालिद सर गिव मी 1 सेकंड प्लीज, मैंने आपकी बात सुना, आप जीएसटी काउंसिल में लाओ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब एक्साइज रोल बैक हुआ, आप लोग ने वैट के अंदर क्यों कटौती नहीं की, क्या आप ये जनता को बता सकते हो प्लीज? खाला ये तो सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। दोनों स्टेट में मुनज़्ज़ा दोनों स्टेट में जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे पेट्रोल की कीमत को? अब भी लेते, आप प्रपोजल भेजिए, आप प्रपोजल भेजिए। हाँ क्यों? आप प्रपोजल भेजिए। पूरी सरकार है आपके पास, अभी आपने कहा आपको तो आपका काम ही नहीं मालूम। बृजमोहन श्रीवास्तव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इनको रेगुलेशन, बृजमोहन श्रीवास्तव साहब, एक तो अली साहब जो जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, उसकी वर्किंग के बारे में भी इनको शायद अंदाज नहीं। आज से 2 महीने पहले जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें यह मुद्दा डिस्कस हो चुका है, जिसको कि उसकी चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी उसको डिनाई कर चुकी हैं। तो ये बात इनको चूंकि अंदाज नहीं है, कुछ तो भी बोल रहे हैं। मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, अली साहब इस बात को नहीं समझेंगे कि पार्टियों को जोड़ने में कितनी मेहनत होती है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पुराने अलाइज थे वो सारे के सारे लोग साथ छोड़ के चले गए। उसमें इनका सबसे सशक्त जो ताकतवर इनका साथी था शिवसेना, उसने इनके झूठ बोलने के कारण, इनकी पार्टी के धोखाधड़ी के कारण उनको 30 साल का जो संबंध था वो तोड़ा। ठीक इसी ढंग से अकाली दल पीछे हटा, इसी ढंग से और कई इनके साथी हैं जो पीछे हटे। तो ये आदरणीय ममता बनर्जी और आदरणीय शरद पवार जी के जो प्रयास हैं लोगों को जोड़ने का, उसको ये एहसास नहीं कर पाएंगे, उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि साथियों को जोड़ के रखने के लिए। सर सही बात कही आपने, सही पॉइंट आपने रेज किया कि पार्टियों को एकजुट करना ये बहुत मुश्किल की बात है, और हमने देखा पहले भी कोशिशें हुई है, मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसे में ममता बनर्जी चाहती हैं कि इत्तेहाद हो, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी नहीं बन रही है। साफ तौर पर हमने पार्लियामेंट सेशन में जिस तरह से साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस और टीएमसी एक साथ नहीं हो पाएंगी, पर आप ये भी कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस के इत्तेहाद भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में किस तरह से टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि हमें यहां पर देखना होगा, श्रीवास्तव साहब की कैडर की भी बात है, बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी का कैडर मजबूत था, तब जाके हमने देखी थी टीएमसी की शानदार जीत, लेकिन हम नेशनल लेवल पर बात करें तो किस तरह से देख पाएंगे? मैं इस मामले में एक ही बात कहूं, इनके मजबूत कैडर को इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, पंजाब में भी देखा, पश्चिम बंगाल में भी देखा। तो कैडर की शक्ति के ऊपर झूठ बोलकर, जनता से झूठे वायदे कर अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग सकता है कि वो फिर से चुनाव जीत सकते हैं, तो आने वाले 5 राज्यों में आप देखिएगा क्या स्थिति बनेगी। अभी से ही उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे घबराहट है, और उसका एक बहुत बड़ा सबूत सामने आया है किसान आंदोलन में, जिस घबराहट के साथ कदम पीछे हटाया। क्यों नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर यह विश्वास था कि हमने किसानों के हक में बिल्कुल सही एक कानून बनाया है, तो दाव पे लगाते अपनी सरकार को। उनको मालूम था कि उनका ये जो कोशिश है ये बिल्कुल पूरी तौर से गैर वाजिब है, और किसान इनकी इस कानून से सहमत नहीं है। इसी डर से उन्होंने वापस लिया। अगर सचमुच ये राजनीतिक दल होते और इनमें एक संकल्प होता अपने किए गए काम को जनता की कसौटी पर रखने का, मिड टर्म की बात करते, इसी मुद्दे पे इलेक्शन करा लेते। लेकिन घबराहट है, क्योंकि अब ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता ने ये जान लिया है कि बदलाकर झूठ बोलकर, आप देखिए 2014 में जब चुनाव होने वाले थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता
छाती ठोक ठोक के कहते थे कि हम इस मुल्क में 35 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेंगे। आज आप बताइए इस 7 साल में 35 रुपए की जगह जी अली दारूवाला साहब बेचा, और उसमें कुल 10 रुपए कम करके ये चाहते हैं कि देश की जनता ताली बजाए। अरे भाई आप ये बताइए 35 रुपए लीटर बेचने का जो वायदा था वो कब पूरा करेंगे आप, और उस समय वोट मांगने के लिए आपने झूठ क्यों बोला था, ये आपको जनता को बताना होगा। ठीक, श्रीवास्तव साहब इस बात का जवाब अली दारूवाला साहब देंगे। जी मैम, मुनव्वर मैम, इनको अभी इसे डिसमेंटल करता हूँ, इनकी हर एक झूठ को मैं डिसमेंटल करता हूँ। सब में पहले मैं बृजमोहन श्रीवास्तव को यह पूछना चाहता हूँ, जो इनके पक्ष के नेता है माननीय शरद पवार जी, जिसके पंतप्रधान बनने के सपने हैं, क्या ये इन्होंने छोड़ दिया? ये पब्लिक को क्लैरिफाई करें। पॉइंट नंबर 1, राजनीति में जो लोग हैं, पॉइंट नंबर 1, राजनीति में जो लोग हैं उन्हें ख्वाब क्यों नहीं देखना चाहिए? क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ख्वाब नहीं देखा? देश का प्रधानमंत्री अडवाणी साहब ने नहीं देखा था? क्या अमित शाह नहीं देखते? क्या योगी जी नहीं देख रहे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपने किस बात की झूठ बोली? कौन सा अपोजिशन झूठ बोला? 35 रुपया की सरकार बोले थे आपने, 35 रुपया वाली पेट्रोल की सरकार चाहिए बोले थे आपके नेता, आपके मंत्री बोले थे आपको वहां पे बोलते थे। गैस का कीमत बोले थे कम करेंगे, कम हुआ। आज का जो मुद्दा है, आज का जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? आपके जॉइंट ऑपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? आप बताइए, आपका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या शरद पवार जी है? पॉइंट नंबर 2, आपका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? खालिद साहब ये बताएं कि अब जो ये कोशिशें हो रही हैं, इसका कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन लोकसभा में कैसा होगा, इसका रिफ्लेक्शन यूपी इलेक्शन में दिखेगा। तो इस हिसाब से तमाम तरह ऑपोजिशन पार्टियों की तैयारियां जो है काफी मजबूत होनी चाहिए आने वाले यूपी इलेक्शंस में, लेकिन क्या उस तरह का जोश हमें यूपी इलेक्शन के हवाले से दिख रहा है? देखिए, पहले मैं इनका थोड़ा सा सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि सारी चीज झूठ बोल रहे हैं और आप जीएसटी का प्रपोजल भेजें, तो प्रपोजल किसको चाहिए? प्रपोजल मजबूर सरकार को चाहिए या मजबूत सरकार को चाहिए? मजबूत की सरकार है, हर कानून को पार्लियामेंट में लाके पास कर रहे हैं, और जीएसटी को लागू करने में इनको प्रपोजल चाहिए। ये झूठ। पेट्रोल की कीमत के बारे में 35 रुपया वाले बताए थे, इन्होंने भी बताया था। इसको अगर झूठ बताते तो बताइए कौन में सच्चाई क्या है? हर चीज को, गैस की कीमत के बारे में कहा था, उसके बारे में बताइए। जो सारी चीजों को बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये क्या झूठ है? ये तो जनता देख रही है। आपने कहा कि पार्लियामेंट में क्या होगा, पार्लियामेंट में आज के दिनों में ठीक। खालिद साहब ये बता दीजिए कि बिना कांग्रेस के क्या आप इत्तेहाद चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो पूरे मुल्क में ये आप करके दिखा पाएंगे बिना कांग्रेस का इत्तेहाद, जो कि टक्कर दे पाए बीजेपी को? 2019 में भी ममता बनर्जी के स्टेज पे कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लीडर थे, वहां खागरे साहब भी थे। अभी क्या है कि शुरुआत है, ममता बनर्जी शुरुआत की है फिर से 2024 के लिए। मैं समझता हूं कि हर वो अपोजिशन पार्टी, मैं किसी का नाम और बगैर नाम लिए नहीं कर रहा हूं, हर वो अपोजिशन पार्टी को मैं समझता हूं कि एक साथ ममता बनर्जी के छत्र छाया पे आना होगा। ममता बनर्जी के छतरी के नीचे आकर ममता बनर्जी के आह्वान पे, श्रीवास्तव साहब क्लियर है, टीएमसी चाहती है कि ओपोजिशन आए, लेकिन आना पड़ेगा ममता बनर्जी की लीडरशिप के अंडर। कांग्रेस ये कभी एक्सेप्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो क्या वो बाहर होगी इस इत्तेहाद से? देखिए, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, राजनीति में जो शक्ति होती है, जो यूनिटी होती है, उसमें नंबर गेम सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज अगर ममता बनर्जी साहब के साथ सारे राजनीतिक दल खड़े होते हैं तो बीजेपी को इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? ये हमारा अपना घर का मामला है, हम लोग घर में बैठ के तय कर लेंगे। लेकिन बात यह है, आज बीजेपी को यह बताना पड़ेगा कि जिस प्रकार से योगी जी को पूरे भारतीय जनता पार्टी में तवज्जो दी जा रही है, जिस प्रकार से उनकी शख्सियत को मजबूत बनाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले दिनों के लिए मोदी साहब के लिए एक चैलेंज खड़ा हो रहा हो पार्टी के अंदर? और आज अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रस्ताव भी पारित नहीं किया कि 2024 में उनके प्रत्याशी अली दारूवाला साहब आपसे चाहेंगे, तो आज हमसे ये पूछना वक्त की कमी है। अली दारूवाला साहब आपसे लास्ट रिएक्शन चाहेंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव जी से मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले, क्या शरद पवार जी के जो सपने हैं, मैम प्लीज 1 सेकंड श्रीवास्तव साहब, अली दारूवाला साहब को बोलने दें। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आप लोग महाराष्ट्र में वैट कब कम करेंगे? चलो आप वैट कम नहीं कर सकते तो जो पेट्रोल पे जो सेस लगाए वो आप कब कम करके यहाँ की जनता को राहत कब देंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या शरद पवार जी ने पंतप्रधान बनने के सपने छोड़ दिए? ये जनता जानना चाहती है।
जनता जनार्दन ये भी जानना गैस की चाहती है। कीमत कब ममता कम बैनर्जी होगी? वन सेकंड 35 सीटर का वायदा वन सेकंड खत्म होने दो, खत्म होने दो, 250 रुपए का पास हो गया सिलेंडर देने का वायदा तो ममता पूरा करिए। बैनर्जी ये ने बताना होगा। आप हमसे पूछ रहे हैं, सरकार में आप हैं, सरकार में आप हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय आपके पास है, ये सभागृह में भी यही करते हैं। आप बताइए क्या खालिद जी, 35 रुपए बात ये लीटर जानना पेट्रोल चाहता कब देगी हूं, आपकी क्या सरकार? ममता बनर्जी मैम ने मैं चुप रह जाऊंगा, जो पेट्रोल वेस्ट 35 बंगाल रुपया वाली खालिद पेट्रोल की सर सरकार कब दोगे?